जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 में एजुकेशन शिक्षा शास्त्र का ये पेपर फर्स्ट है। ठीक है, जिसका पेपर कोड है EDU 301। यह DDU का पेपर कोड है। ठीक है, EDU 301। आपके विश्वविद्यालय का जो भी पेपर कोड होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसे पिन कर दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें दोस्तों। देखिए, यह क्लास चौथा है और यूनिट भी 4 है। ठीक है, इसके पहले जो भी क्लास हुए हैं मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग जा करके क्लास को अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें 20 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें नोट्स भी दिए गए हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात है नोट्स है इसमें, और नोट्स से आपके सबसे ज़्यादा प्रश्न बनेंगे, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, तो नोट्स को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आपके डाउट भी क्लियर करते मैं चलूँगा। तो इसमें पहला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत कब हुई? देखिए क्या पूछा है, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो 8 मार्च 2010 नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है, ये भी याद रखेंगे दोस्तों। इसमें कुछ पॉइंट हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, जो आपके बुक में दिया है राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन, तो 8 मार्च 2010 नई दिल्ली दिया है, और इंटरनेट पर ये लिखा है इसमें राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति की शुरुआत 2001 में हुई थी। तो दोनों में अंतर क्या है? तो देखिए, जो राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन है, ठीक है, ये मिशन है 8 मार्च 2010 नई दिल्ली में शुरुआत हुई थी, और ये राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति है। ठीक है, नीति की शुरुआत 2001 में हुई थी। उम्मीद है आपको दोस्तों जो भी आपका डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बुक में आपके 8 मार्च 2010 दिया है राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन। ठीक है, मिशन 8 मार्च 2010 नई दिल्ली में, और राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति, ठीक है, नीति 2001 में शुरुआत हुई थी। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 2001। उम्मीद है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में आएगा तो उम्मीद है दोस्तों आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, और मैं गलत भी नहीं होने दूंगा आपका एक भी प्रश्न। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 इसमें देखेंगे। राजस्थान राज्य में राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग कब से प्रतिबंधित है? तो यह 1985 से प्रतिबंधित है। इसमें प्रश्न नंबर 3 आपका पूछा है दोस्तों, महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के मुख्य धारा के समान उनके संवर्धन के उद्देश्य से महिला प्राधिकरण का प्रथम गठन कब किया गया? देखिए क्या पूछा है, महिला प्राधिकरण का प्रथम गठन कब किया गया था? तो 8 जून 2007 को किया गया था। प्रश्न नंबर 4 इसमें देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्न में से सत्य का चयन कीजिए या फिर सत्य का चुनाव कीजिए। तो किशोर न्याय अधिनियम 2003 में आया था? नहीं आया था। बाल विवाह अधिनियम कब आया था? 2008 में, ये भी नहीं आया था। लैंगिक प्रवेश से लड़कों का संरक्षण अधिनियम यानी पॉक्सो कब आया था? 2012 में। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें सही कथन क्या है? लैंगिक प्रवेश से लड़कों का संरक्षण अधिनियम पॉक्सो 2012। दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछता है कि पॉक्सो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखेंगे। ठीक है, नोट्स को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार द्वारा बच्चों के विरुद्ध बढ़ते लैंगिक अपराध की रोकथाम हेतु विशेष कानून, देखिए यहाँ पर दिया है पॉक्सो का हिंदी में जो फुल फॉर्म होता है यहाँ पर लिखा है, ध्यान दीजिएगा, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012। और इंग्लिश में देगा तो इंग्लिश का भी याद रखिए आप। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है पॉक्सो। ठीक है, लागू किया गया था, कब लागू किया गया था पॉक्सो को? 2012 में। ठीक है, पॉक्सो का फुल फॉर्म क्या होता है? लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012। ठीक है, हिंदी में ही याद रखिए क्योंकि आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम ही पूछेगा। ठीक है, और इंग्लिश वाला भी याद रखेंगे आप। इंग्लिश वाला जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये नंबर पर इंग्लिश में आपका देख लेंगे ये वाला सही है, तो हिंदी में भी ये वाला सही होता है, तो इस तरह से आप इसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। ठीक है, यह अधिनियम एवं संगत नियम 14 नवंबर 2012 से पूरे देश में प्रभावित है, यानी प्रभावी है। ठीक है, याद रखिए दोस्तों 2012 में आया ही था, ये तो हमें याद हो गया, लेकिन डेट भी याद रखेंगे। ठीक है, कब आया था?
14 नवंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों डेट के वजह से हमारा एक प्रश्न का उत्तर गलत हो जाता है। तो याद रखेंगे 14 नवंबर 2012 को, ठीक है, पॉक्सो आया था या पूरे देश में लागू हुआ था। उम्मीद है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। दोस्तों ये आपकी जिम्मेदारी है, इस क्लास को व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसमें प्रश्न नंबर 5 पूछा है दोस्तों आपका, महिलाओं का सशक्तिकरण उन्हें बनाता है कर्तव्यनिष्ठ, कुशल और समयनिष्ठ। ये तीनों बनाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 6 इसमें देखेंगे, 2001 की जनगणना के अनुसार महिला संख्या कितनी थी। जो 2001 में दोस्तों जनगणना हुई थी उसमें महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी। तो याद रखेंगे महिलाओं की जनसंख्या 47 से लेकर के 87 करोड़ तक थी। ये 2001 की जनगणना पूछ रहा है, याद रखिएगा। 2011 की जनगणना नहीं पूछ रहा है, 2001 की जनगणना पूछ रहा है। तो 2001 की जनगणना में 47 से 87 करोड़ के बीच में रही थी। नोट्स को ध्यान से देखेंगे दोस्तों, आपके कई प्रश्न यहाँ से बनेंगे, तो ध्यानपूर्वक देखेंगे नोट्स को। देखिए, साल 2001 की जनगणना के मुताबिक भारत की आबादी इतनी थी। इसको गिनेंगे कैसे दोस्तों, देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, यानी 1 अरब, ठीक है। 1 अरब, इतने लाख, इतने करोड़, इतने लाख और इतने सैकड़े में थी, ठीक है। याद रखेंगे, इसी तरह से आपको गिनना है, ध्यान से इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं या तो आप इसे नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए दूसरा इसमें दिया है, 2001 का देख ले रहे हैं। देखिए 2001 की जनगणना के मुताबिक भारत में 1000 पुरुषों पर 933 महिलाएं थीं, ठीक है। पिछले 5 दशकों से लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 930 महिलाओं के आसपास बना हुआ था, ठीक है। इस सभी पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है ये। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, इसमें महिला और बाल विकास के अंतर्गत संस्थान है। तो महिला और बाल विकास के अंतर्गत जो संस्थान है वो राष्ट्रीय महिला कोष है, केंद्रीय महिला कोष है और राष्ट्रीय महिला आयोग है। ये तीनों है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। सभी को याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की स्थापना 1985 में हुई थी, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछता है दोस्तों कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1985 याद रखेंगे, ठीक है। और याद रखिए दोस्तों, यह भी पूछता है कि इसे मंत्रालय के द्वारा दर्जा कब मिला था, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो 30 जनवरी 2006 को इसे मंत्रालय से दर्जा मिला था, याद रखेंगे, ठीक है। याद हो गया, उम्मीद है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है इसकी स्थापना 1985 में हुई थी और इसको मंजूरी मिली थी 30 जनवरी 2006 को मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 है आपका, महिलाओं के सशक्तिकरण संबंधी प्रमुख कार्यक्रम है स्वावलंबन, स्वयं सिद्ध, स्वशक्ति, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। नोट्स के माध्यम से मैं आपको कुछ जानकारी देने का प्रयास करूंगा दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े कुछ अन्य कार्यक्रम ये रहे, कौन कौन से भैया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम, राजीव गांधी योजना सबला जिसे कहते हैं, मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना। इन तीनों योजनाओं को याद रखिए, नेगेटिव क्वेश्चंस में ये पूछते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं वो भी मैं बता दे रहा हूँ। उसमें पूछेगा महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े इनमें से कौन से कार्यक्रम नहीं है, ठीक है। तो जब आप इसे याद रखेंगे तभी आप प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो उम्मीद है आप अच्छे से इसे याद कर लेंगे। नोट 2 को देखेंगे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार ने ये कदम भी उठाए हैं, कौन कौन से भैया, तो कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिनियम, ठीक है, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। इसमें भी देख लेंगे दोस्तों, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 2001 भी बनाई गई थी। इस नीति के तहत महिलाओं के लिए ये कदम उठाए गए, कौन कौन से, याद रखिएगा दोस्तों। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति कब बनाई गई थी, 2001 में। इसके अंतर्गत कौन कौन से कदम उठाए गए थे, निगेटिव क्वेश्चंस में पूछेगा और निगेटिव क्वेश्चंस कैसे पूछता है मैंने वो भी आपको बता दिया है। देखिए ध्यान दीजिएगा, गरीबी उन्मूलन,
लघु ऋण यानी छोटा ऋण, ठीक है। महिला और अर्थव्यवस्था, ठीक है। वैश्वीकरण, महिला और कृषि, महिला और उद्योग, इसके अंतर्गत ये सभी कदम उठाए गए थे। स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। सातवां था सहायक सेवाएं। प्रश्न नंबर 9 आपका पूछा है दोस्तों, महिलाओं के अधिकार हैं। महिलाओं के क्या क्या अधिकार हैं? गर्भधारण की स्वतंत्रता होती है उन्हें, विवाह विच्छेद या तलाक की स्वतंत्रता होती है, दहेज के विरुद्ध संरक्षण का भी उन्हें अधिकार होता है। उपरोक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पर कुछ नोट्स दिए हैं मैंने, इसे ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं। महिलाओं के कुछ अन्य अधिकार भी हैं, ठीक है, याद रखेंगे इसे। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार, हिंसा और भेदभाव से मुक्त जीवन जीने का अधिकार, ठीक है। ये नेगेटिव क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। शिक्षा का अधिकार है, संपत्ति का स्वामी होने का भी उन्हें अधिकार है। देखिए अगला है इसमें दोस्तों, मतदान का भी अधिकार है, समान वेतन पाने का भी अधिकार है, प्रजनन अधिकारों की स्वतंत्रता होती है, सार्वजनिक पद धारण करने का अधिकार होता है। इसमें देखेंगे दोस्तों नवा है, कानूनी कारोबार में प्रवेश करने की आज़ादी होती है, पारिवारिक कानून में बराबर हक भी उनको मिलना चाहिए, काम की आज़ादी है, ठीक है, काम करने की भी आज़ादी उनको। टोटल 11 उनको महिलाओं के जो आज़ादी हैं उनके जो कदम उठाए गए हैं उनके लिए 11 हैं। 11 को याद रखिएगा, निगेटिव क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। यहाँ पर इसे भी नोट करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। भारतीय कानून में महिलाओं को 11 अलग अलग अधिकार मिले हैं। इनमें से कुछ अधिकार ये रहे, तो ध्यान दीजिएगा कौन से अधिकार हैं। दफ्तर में यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा का अधिकार, किसी घटना की स्थिति में 0 FIR दर्ज करने का अधिकार, बराबर वेतन पाने का अधिकार। जो 11 अधिकार मैंने बताए हैं उस पॉइंट को याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ भी याद रखेंगे दोस्तों, भारत में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ कानून भी बनाए गए हैं। कौन कौन से कानून हैं और उनकी धाराएं भी मैंने यहाँ पर लिखी है, तो याद रखिएगा, ये पूछता है एग्जाम में, ठीक है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब आया था दोस्तों? तो 2005 में आया था, ठीक है। दहेज निषेध अधिनियम कब आया था? तो 1961 में आया था। तीसरा है दोस्तों, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम कब आया था भैया? तो 2013 में आया था, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सभी याद रखिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों यदि आप कॉम्पिटिटिव का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी इस क्लास को दोस्तों इस तरह से पढ़ाया जा रहा है कि आपको बहुत ही फ़ायदा होगा इस क्लास से, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 10 है आपका, सोशल मीडिया पर किसी ब्रांड या उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किस तरह की सामग्री डाली जाती है? वीडियो, तस्वीर, ऑडियो, ये सभी डाली जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। दोस्तों शिक्षा शास्त्र में जो आपका चैप्टर है सोशल मीडिया, ठीक है, सोशल मीडिया के अंतर्गत दोस्तों यह प्रश्न है, याद रखेंगे। सोशल मीडिया के ऊपर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, इन सभी प्रश्न पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। मैं वो भी क्लास करा दूंगा आपको जल्द ही। प्रश्न नंबर 11 इसमें है, इनमें सोशल मीडिया मार्केटिंग की वेबसाइट क्या है? इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, तो ये सभी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 आपका पूछा है, वैश्वीकरण काकरी कल्याण राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा? तो कल्याणकारी राज्य पर इसका कोई असर नहीं पड़ा था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 आपका पूछा है दोस्तों, इसमें वैश्वीकरण का अर्थ है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है? व्यापार, दस्तावेज, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश औद्योगिकरण की विश्व उद्योग के साथ सहयोग करना, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 14 आपका पूछा है, वैश्वीकरण का विरोध भारत में कौन से संगठन द्वारा किया जा रहा है? तो भारतीय सामाजिक तस्वीर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 आपका इसमें पूछा है, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक हैं? प्रौद्योगिकी में प्रगति, सूचना व संचार का विकास, ए और बी दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। प्रश्न नंबर 16 आपका पूछा है दोस्तों, वैश्वीकरण का परिणाम विश्व के विभिन्न भागों में है,
एक समान हुआ है, विशेष से विशिष्ट है, शून्य हुआ है या भिन्न हुआ है। तो क्या पूछा है, वैश्वीकरण का परिणाम विश्व के विभिन्न भागों में विशेष से विशिष्ट है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछा भी था। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई। नोट्स को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स है। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। WTO इसका फुल फॉर्म पूछता है तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना पूछता है कब हुई थी, तो 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी को याद रखिएगा। ठीक है, एक बात और, आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। ठीक है, 2023 से 2024 में आप लोग प्रवेश कर रहे हैं। आज हो गया आपका 28 दिसंबर। ठीक है, 3-4 दिन के बाद आपको 1 तारीख आ जाएगा, 1 जनवरी। तो 1 जनवरी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, इसे भी याद रखेंगे। 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। यह संगठन मार्केस समझौते के तहत बना था। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछता है कि WTO किस समझौते के अंतर्गत बना था, तो मार्केस समझौते के अंतर्गत बना था। यह समझौते मतलब इस समझौते पर, ठीक है सॉरी, इस समझौते पर 15 अप्रैल 1994 को 124 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। WTO ने 1948 में शुरू हुए टैरिफ एंड ट्रेड GATT पर सामान्य समझौते की जगह ले ली। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स है, उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। छठे सेमेस्टर में भी हम लोग धमाकेदार तैयारी करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज्वाइन करके आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। जिस सब्जेक्ट की तैयारी करना हो उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज़रूर ज्वाइन करें। इसमें अगला नोट्स है, ध्यान देंगे। WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका मुख्यालय कहाँ है भैया, तो इसका मुख्यालय पूछता है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इस संगठन का प्रबंध सरकारों और उसके सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है, आपके जो निगेटिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें यह पूछता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है WTO, ठीक है, वह किसके सदस्यों के द्वारा उसका प्रबंधन किया जाता है, तो याद रखिएगा सरकारों के द्वारा और उसके सदस्यों के द्वारा। WTO का मुख्य लक्ष्य सभी के लाभ के लिए व्यापार के नए रास्ते खोलना है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स है, ध्यान से पढ़ लेंगे। प्रश्न नंबर 18 है आपका दोस्तों। वर्तमान समय में विश्व व्यापार संगठन में कुल कितने देश हैं? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो कुल प्रेजेंट टाइम में 164 देश हैं, याद रखेंगे। ठीक है, नोट्स को देखने का प्रयास करेंगे। विश्व व्यापार संगठन विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है। इसमें 164 सदस्य देश वैश्विक व्यापार और वैश्विक GDP की 98% से अधिक प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रश्न नंबर 19 आपका पूछा है, वैश्वीकरण का मुख्य अंग है। वैश्वीकरण का मुख्य अंग होता है, 5 मुख्य अंग है दोस्तों। तो इसमें तो आपको प्रश्न में ये तो पता चल गया कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। तो 5 कौन कौन से होते हैं उसको भी मैंने यहाँ मेंशन किया है, आपको दिखाने का प्रयास करूँगा मैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, आर्थिक वैश्वीकरण के 5 प्रमुख घटक हैं। कौन कौन से हैं भैया, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, पूंजी बाजार प्रवाह है, प्रवासन श्रम की आवाजाही है और प्रौद्योगिकी का प्रसार है। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लग रही होगी, शेयर जरूर करिएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी आर्थिक वैश्वीकरण के तत्व कौन कौन से होते हैं, तो ये भी पूछता है निगेटिव क्वेश्चन में कि इनमें से कौन आर्थिक वैश्वीकरण का तत्व नहीं है। ठीक है, तो याद रखेंगे, जब आप इसे ध्यान से पढ़े रहेंगे तो आप प्रश्न का उत्तर आराम से दे सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा। वस्तुओं और सेवाओं का सीमा पार प्रवाह, पूंजी का सीमा पार प्रवाह, लोगों का सीमा पार प्रवाह, डेटा का सीमा पार प्रवाह और विचारों का सीमा पार प्रवाह। यदि आपका रिटेन एग्जाम होता है दोस्तों, तो भी यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको हेल्प करेगा आपका प्रश्न लिखने में। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर भी है। ठीक है, आपके यहाँ पर पूछता है दोस्तों आपके एग्जाम में वैश्वीकरण के 4 पहलू कौन कौन से हैं, तो आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक, सामाजिक और तकनीकी। उम्मीद है इसे भी आप याद करेंगे।
वैश्वीकरण क्या होता है उसके बारे में भी बात कर लेंगे दोस्तों। वैश्वीकरण का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है दोस्तों? विश्व का आर्थिक पुनर्गठन। वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है। इसमें विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान होता है। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। ये भी पूछता है वैश्वीकरण के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। वैश्विक क्षेत्र के अंतर्गत कितने क्षेत्र आते हैं? तो 3 क्षेत्र आते हैं, याद रखिएगा। पूछता है निगेटिव क्वेश्चंस में आपके कि वैश्वीकरण के इनमें से कौन सा क्षेत्र नहीं है, वैश्वीकरण के अंतर्गत इनमें से कौन सा क्षेत्र नहीं आता है। तो जब आप इसे पढ़े रहेंगे तो ध्यान में आएगा आपके। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे। पहला है आर्थिक वैश्वीकरण, दूसरा है सांस्कृतिक वैश्वीकरण, तीसरा है आपका राजनीतिक वैश्वीकरण। प्रश्न नंबर 20 आपका है दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया, उम्मीद है आपको दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर पता होगा। ठीक है, कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नोट्स को यहाँ ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जो राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमन से जुड़ा है। इसकी शुरुआत 1 जनवरी 1995 को हुई थी। अभी मैंने ऊपर भी एक बार आपको मेंशन किया है कि WTO का स्थापना कब हुआ था भैया? तो 1 जनवरी 1995। नए साल को आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं, आगामी परीक्षा की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। WTO में 164 सदस्य देश हैं भैया। ठीक है, भारत WTO का संस्थापक सदस्य है। ठीक है, यह भी आपके एग्जाम में पूछता है कि WTO का संस्थापक सदस्य कौन है? तो हमारा प्यारा देश भारत है। भारत के लिए एक लाइक कर दीजिएगा इस क्लास को। ठीक है, WTO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है भैया? तो रॉबर्टो अजेवेडो हैं। ठीक है, यहाँ से आपको मैं ध्यान से दिखाने का प्रयास करूँगा। रॉबर्टो अजेवेडो, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में ये महानिदेशक हैं WTO की। स्थापना नहीं भूलेंगे दोस्तों, 1 जनवरी 1995। उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा छठे सेमेस्टर के लिए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।